MTV और प्राइम स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स चैनल था स्टार का। तो मुझे लगा कि टेलीविजन में इतना नाम कमाते हैं, हालांकि मेरे पिताजी प्रिंट जर्नलिस्ट थे। यूथ कल्चर केम इनटू इंडिया एमटीवी की बदौलत ही। जी जी जी, मतलब MTV जनरेशन 15 elephants, 11, 20 camels and a lot of horses. So it was a convoy. It started from ITO because ये सारे हाथी उन दिनों ITO के पुल के नीचे रहते थे। और मेरा मानना है ना कि आप जितना ट्रैवल करते हो उतना आप सीखते हैं, हाँ, बिकॉज आप अलग अलग कल्चर्स में जा रहे हैं, अलग अलग रीजनल। KBC was kind of a betting which is not allowed in their code of conduct. Time changed, technology changed, then OTT came in. Now OTT is the king right now. that's a sad reality that even today we don't have that sex education. हाँ, बट अब तो एक्सपोजर है, इंटरनेट है, सब कुछ है। उन दिनों तो इंटरनेट भी नहीं था ना। आज की दुनिया में तो एआई ऐसा है कि मैंडेटरी हो गया है। की डेट में भी 90% पीपल डोंट नो हाउ टू यूज द AI। तो अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया है कि आपको कुछ हासिल करना है तो आप उसके लिए फिर जी जान से लग जाते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि आदमी शरीर से नहीं थकता, दिमाग से थकता है। तो मैं अपने दिमाग को इतना दुरुस्त रखता था कि वो पैर थकता ही नहीं था कभी। नमस्ते एंड वेलकम टू माइंडसेट मैटर्स। मैं पल्लवी, आपकी होस्ट और दोस्त। ये है एक मीडिया गुरु, एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने डिज्नी, MTV, रेडियो नीदरलैंड्स जैसे बड़े बड़े चैनलों को भारत में इस्टेब्लिश किया। उन्होंने अपने फील्ड में बहुत सक्सेस पाया। कुछ परसेंट हम उनकी सक्सेस की बातें करके जानेंगे कि हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, बिकॉज माइंडसेट ट्रूली मैटर्स। इसीलिए हमने ये श्रृंखला शुरू करी है कि हम आपको बता सकें कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लाइफ में किस तरह का जज्बा रखते हैं, किस तरह का माइंडसेट रखते हैं। बहुत ही खुशी के साथ मैं वेलकम करती हूँ अमिताभ श्रीवास्तव जी का, जो एक मीडिया गुरु हैं और एक एंटरप्रेन्योर है। नमस्कार अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी, इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके समक्ष हूँ। बहुत अच्छा लगेगा हमें अगले कुछ समय तक कुछ ऐसी बात करने का दिल से जो शायद हमारे व्यूअर्स को अच्छी लगे। और अगर मैं उन्हें कुछ परसेंटेज भी उत्साहित प्रोत्साहित कर पाया तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो चालू करते हैं अपनी वार्तालाप। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी आवाज अमीन से आने की याद दिलाती है मुझे। जी, मेरी आवाज एकदम नॉर्मल है और मैंने ऐसा अमीन से आने के साथ भी आप काम कर चुके हैं। जी, मैं काम तो नहीं किया, बट हाँ मेरे परिचित थे वो और नहीं है इस दुनिया में। और उसका भी एक किस्सा है कि मैं दरअसल किसी काम के सिलसिले में श्रीलंका गया था एक बारी। और श्रीलंका में SLBC, श्रीलंकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो पहले रेडियो सिलोन कहलाता था, सिलोन रेडियो सिलोन, हाँ, काफी फेमस, वो SLBC है। हाँ। तो मैं उनके ऑफिस में गया तो मुझे मैं स्टेट गेस्ट था श्रीलंकन गवर्नमेंट का, तो मुझे घुमाया जा रहा था रेडियो सिलोन। और मुझे एक कमरा दिखाया गया जहाँ पे इंडियन म्यूजिक का जो इतिहास है वो था। वहाँ पे हर फिल्म के LPs, कैसेट्स, म्यूजिक, अब तो like a museum. It was not a museum, it was a kind of a library, which I haven't seen in India because मैं रेडियो ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम करता हूँ, उनके साथ भी मैंने इतना भव्य कलेक्शन नहीं देखा। तो मुझे बताया गया कि रेडियो सिलोन जब आता था तो अमीन सानी जी ऑफ कोर्स बॉम्बे में रिकॉर्ड होता था, बट उससे संबंध रख चुके थे। और कुछ महीनों पश्चात मैं बॉम्बे में अमीन सानी जी से मिला किसी फंक्शन में, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ गया था और मुझे आपका जिक्र मैंने वहाँ किया। मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उनका जिक्र मैंने किया था। तो मैंने जब बताया अमीन जी को तो मुझे अमीन जी ने कहा था, आज से आप मेरे फैन नहीं, मैं आपका फैन हूँ। हाँ। तो बहुत प्यार से मिलते थे। और उनके पुत्र हैं राजुल, आज में मेरे मित्र हैं, हम लोग कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया में भी और व्हाट्सएप में भी। तो एक संबंध होता है और इतने बड़े रेडियो के भगवान माने जाते हैं वो। तो उन तक मैं पहुंच पाया, मैं करीब 5-6 बार उनसे मिला, मेरा सौभाग्य था। आपके शुरुआती सफर के बारे में कुछ बताइए। वेल, शुरुआत मेरी दिल्ली से हुई। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, सफदरजंग अस्पताल में। और मेरी पढ़ाई लिखाई जो स्कूली शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो केंद्रीय विद्यालय में दिल्ली में RK-पुरम में। मैं RK-पुरम में ही मेरा बचपन भी बीता है। मैं
केंद्रीय विद्यालय में करीब 12 साल पढ़ा और फर्स्ट से 12 तक। और इंसिडेंटली मेरी जो पहली नौकरी थी वो भी स्कूल में से ही लगी, और वो जो इंटरव्यू था मैंने वहीं दिया, और मेरी जो पहली प्रोफेशनल जॉब थी वो स्कूल के बाद से ही वहीं से उसी केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण से कुछ ताज के एग्जीक्यूटिव्स आए थे अपने अच्छा। लेने के लिए, और वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया और फिर उसके बाद ताज में जाके दिया, और मेरी पहली नौकरी की शुरुआत भी उसी स्कूल से हुई थी। अच्छा, तो मतलब उस जमाने में एक्चुअली ये तो पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि ताज कैंपस में आया, और ऐसा मतलब आजकल तो बड़ा कॉमन है कैंपस प्लेस। जी, ये मैं बात कर रहा हूँ 1989 की, तो 90 से भी एक साल पहले, तो तब भी ये होता था, इंटर्नशिप के लिए होटल्स जाते थे, और वो लोग आए थे कि हम शुरू से ही बच्चों को लेंगे, दे विल स्पॉन्सर देयर ग्रेजुएशन थ्रू करेस्पॉन्डेंस एंड गिव देम द ट्रेनिंग। और मुझे लगा कि मैं 3 साल कॉलेज में लगाऊं, इससे अच्छा है कि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन कर लूं। एंड आज मेरा मानना है कितने 35-36 साल बाद की वो मेरा एमबीए था, वो 3 साल जो मैं होटल में करीब 5 साल था, 5.5 साल था, अच्छा, तो वो मेरा लॉन्ग 5 years एंड एसोसिएशन विद द ताज ग्रुप कुछ। वेल, ताज इज पार्ट ऑफ टाटा, एंड टाटा के लिए काम करना इज प्रिविलेज, बिकॉज कुछ चीजें जो मैंने वहाँ सीखी हैं वो आज भी मेरे साथ कायम है। जैसे टाटा इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड कंपनी, दे गिव टू मच वैल्यू टू द फैमिली। बहुत सारी चीजें हैं जो सिखाई जाती हैं, कोवर्कर से कैसे बिहेव करना है, स्ट्रेस सिचुएशंस को कैसे डील करना है, बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में आगे काम आती है। और आप इमेजिन कीजिए 18-19 साल का लड़का अगर नौकरी कर रहा है हाँ जी। प्रोफेशनल, हाँ हाँ, उसमें एक चीज थी जो होटल में थोड़ी सी खराब थी उन दिनों, आजकल मुझे नहीं पता, बट करीब 15-18 घंटे नौकरी करनी पड़ती थी। 12 घंटे की नौकरी होती थी, बट इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। lot of hard work. And I was doing my graduation, I was learning foreign language same time, but सेम थिंग। मुझे लगा मैं फ्रेंच सीखता हूँ। वो तो आपने फ्रेंच भी सीखी है। फ्रेंच भी सीखी मैंने उन्हीं दिनों, एलिमेंट्री ऑब्वियसली, एंड देन अपनी इंग्लिश को काफी सुधारा, बिकॉज सिंस स्कूल में अंग्रेजी इतनी पारंगत नहीं थी, तो जो प्रोफिशिएंसी थी वो मुझे बाद में ही सीखनी पड़ी। और मैं कुछ ट्रैवल और टूर ट्रैवल मैनेजमेंट में भी कुछ कोर्सेज कर रहा था। कर रहे थे आप साथ तो बाय साथ। सात बाय सात, तो मैं एक्चुअली, मुझे याद है शुरू के जो 5 साल थे ना, मैं करीब 4 या 5 घंटे ही सोता था, और एक जुनून था कि कुछ करना है हाथ से, और 3-4-5 साल बाद जब भी निकलूं तो कुछ बन के निकलूं, और वो एक लिटमस टेस्ट था मेरी लाइफ के लिए। और मेरे ख्याल से उस एज में अगर ऐसी चीजें आप करें तो बहुत अच्छा होता है, तो वो काफी मुझे योगदान दिया उन चीजों ने। तो फिर होटल की जॉब से आप फिर मीडिया में कब आए? देखिए, मीडिया का जो जुनून था ना वो मेरे बचपन से था, बिकॉज जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी पत्रकार थे, तो मीडिया में जाने का बड़ा शौक था मुझे, और मुझे लगता था कि मीडिया में उन दिनों मीडिया वाज नॉट दैट हाई फ्लाइंग जॉब, बिकॉज मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब चैनल्स नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन था, आई थिंक प्रिंट मीडिया ज्यादा रहा होगा। प्रिंट मीडिया ज्यादा था, रेडियो ज्यादा था, टेलीविजन में सिर्फ दूरदर्शन था, सैटेलाइट चैनल कोई भी नहीं था। बट जब मैंने सोचा मीडिया में जाने का, तब सैटेलाइट चैनल 2-4 आ गए, 4 थे, जी टीवी, एल टीवी, एम टीवी और प्राइम स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स चैनल था स्टार का। अच्छा। तो मुझे लगा कि टेलीविजन में इतना नाम कमाते हैं, हालांकि मेरे पिताजी प्रिंट जर्नलिस्ट थे। ही वाज इन व्हिच He was not in the newspaper, he was in the news agency, Press Trust of India, PTI में थे वो। पीटीआई में थे? He was the news editor over there for all his life, and he retired as a news editor. वाओ। सो फिर आप बेसिकली आपने स्टार्ट किया एज एमटीवी के नहीं, तो मैं जब होटल से निकला तो मैंने टाइम्स टेलीविजन ज्वाइन किया 95 में, 95 में। और टाइम्स टीवी उन दिनों उनकी 2 प्रॉपर्टीज थी, फिल्म फेयर अवार्ड और फेमिना मिस इंडिया, जो आज भी दोनों ही टाइम दोनों ही पे कर रहे हैं। तो उनको वो टेलीकास्ट करके कैप्सूल बना के डीडी मेट्रो पे देते थे, या फिर बाद में सोनी चैनल को या स्टार टीवी को उन्होंने बेचना चालू कर दिया था। सो वी वर मार्केटिंग दैट एज ए प्रॉपर्टी, एंड वी वांटेड टू स्टार्ट ए चैनल। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो एक चैनल लाने की Which is now Times Now. जी, which is now, which was much later, about 10-15 years later got launched, but जो उसकी पुरानी
बट फिल्म फेयर और फेमिना तो ऐसी चीजें हैं जो तब से लेके आज तक भी सबसे मोस्ट, आई थिंक फिल्म फेयर इज द ऑस्कर्स ऑफ Yes, इंडिया. yes, it is indeed. फिल्म फेयर से बड़ा कोई अवार्ड फिल्म में तो नहीं है. ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड आ गए, अब तो गिनती करें तो शायद 100 से ज्यादा होंगे भी. बट फिल्म फेयर की जो वैल्यू, ब्लैक लेडी की जो वैल्यू, वो ब्लैक लेडी की वैल्यू, या नेशनल अवार्ड की जो वैल्यू, वो उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता. सो 1995 में आपने एमटीवी के साथ मैंने टाइम्स टीवी ज्वाइन किया और करीब 11 महीने काम किया, और 11 महीने में मैंने ट्रैवल काफ़ी किया. मैंने करीब आई रिमेंबर 44-45 सिटीज़ ट्रैवल की उन 11 महीने में. तो प्रैक्टिकली आई वाज आउट एवरी वीक ट्रैवलिंग एंड नोइंग द केबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जाने कि वो चैनल बिकेगा कैसे. आपको मैं साधारण भाषा में जो लोग देख रहे हैं हमें उनके लिए बताता हूँ. जैसे आप दुकान पे जाते हैं, अब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं. आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप देखेंगे दुकान में, वो जो दिखेगा आगे आप कोशिश करेंगे उसी को लेगा, जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा होगी या जिसका नाम आपने एडवर्टाइजिंग में सुना होगा. पर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो पीछे रखे होते हैं, जो शायद आपकी नज़र भी ना पड़े, वो नहीं बिक पाते हैं. सिमिलरली उन दिनों टेलीविज़न चैनल में एक कैपेबिलिटी होती थी कि 12 ही चैनल आएंगे. जब मैंने ज्वाइन किया तो 4-5 चैनल थे, बट धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे, तो 10, 12, 15 हो गए. अब 15 में क्या होता है कि जो चैनल था वो गोल सा 12 चैनल ही थे. वो चक्री घुमानी पड़ती थी चैनल चेंज करने के लिए, इफ यू रिकॉल. आई रिमेम्बर. तो बहुत से चैनल जब बाद में लॉन्च हुए वो पीछे होते थे, तो जब तक आप घुमाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा. और जो केबल वाला है, केबल की शुरुआत हो चुकी थी. केबल एंड सेटेलाइट वाज, आपको याद होगा, काले रंग की एक तार आती थी, आपकी टीवी पे लगती थी. उससे पहले तो एंटीना उस पर जिसको हम घुमाते थे, एंटीना घुमाते थे. उससे पहले जब दूरदर्शन आता था, कई बार खराब आता तो हम कहते थे थोड़ा सा और घुमाओ, थोड़ा सा और घुमाओ, या कौवा बैठ जाता तो खराब हो जाता था, तो उसको हिलाना पड़ता था कि वो टेलीविजन स्टेशन को ठीक से देखे. बाद में केबल टीवी आ गया था. केबल टीवी में एक वायर आती थी जो केबल ऑपरेटर के थ्रू आती थी, जिसमें डिश जो वो लोग डाउनलोड करते थे. तो माई जॉब वॉज टू फाइंड आउट कि जो केबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें आपका जो चैनल हो, जिस भी चैनल के लिए आप काम कर रहे हो, वो शुरू के टॉप 10-15 चैनल में रहे तो ज़्यादा अच्छा है. सो टाइम्स के बाद जब मैंने रिसर्च किया तो काफ़ी 44-45 सिटीज़ घूमने के बाद थोड़ा अनुभव हो गया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सेटअप है इंडिया में, इवॉल्व कर रहा था. छोटे छोटे केबल ऑपरेटर आ रहे थे. उन्हीं दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट में एक एडवर्टीजमेंट आया था, एमटीवी वाज रीलॉन्चिंग इट्स सर्विसेज इन इंडिया एज ए फुल फ्लेज चैनल. उससे पहले वो सिंडिकेटेड प्रोग्राम की तरह आता था. ओके. तो मुझे लगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एमटीवी वाज पार्ट ऑफ वाईकॉम, व्हिच वाज अमेरिकन कंपनी. MTV was cult. Unfortunately, MTV is not there anymore as we speak. But it was a cult, and to work for a I think youth culture came into India MTV की बदौलत ही. जी, मतलब MTV जनरेशन एक टर्म होती थी कि हम सब MTV जनरेशन वाले लोग थे, और म्यूजिक के लिए वो पर्याय माना जाता था. तो उसमें काम करना तो बहुत अच्छी बात थी. तो मैंने ऐसे कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया था शुरू में, और करीब 3 महीने में ही मेरी तरक्की हो गई थी एज ए मैनेजर फॉर नॉर्थ इंडिया. तो मैंने उसमें करीब 3 साल काम किया, और इट वाज एन एक्सपीरियंस. बहुत सारे चीज़ें जानने का मौका मिला, बहुत सारे विदेश. कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस किसी नॉन वीजे के साथ या कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? नॉन वीजे, मतलब जितने वीजे थे उस जमाने के, हम लोगों ने साथ में काम किया. साइरस ब्रोचा ने हमारे सामने ज्वाइन किया था MTV. मलाइका अरोड़ा खान ने हमारे सामने ज्वाइन किया था. उनकी एक मूवी आई थी दिल से छैया छैया में, यहाँ पॉपुलर हो गई थी. उसके बाद शी बिकेम वीजे इन MTV. राहुल खन्ना, जो विनोद खन्ना के बड़े बेटे हैं, वो हमारे साथ काम करते थे. उनके साथ हमने बहुत लग के काम किया, और it was an honor to work for such a big brand. और so basically I'll give you another incident. जब मैं बॉम्बे में था और नया चैनल लॉन्च हुआ था, तो हम बहुत सारे VJs हायर कर रहे थे. तो साइरस वाज पार्ट ऑफ इट. वो जोकर है, हंसाता रहता है. तो हमें लेडी वो चाहिए थी, बिकॉज चैनल बी पे रूबी भाटिया थी जो काफ़ी पॉपुलर आती है, और हमारे पास कम थे लोग. तो उन दिनों एक एक्ट्रेस थी जो बहुत ही नई नई थी. उसका एक गाना आया था, उस एक्ट्रेस का नाम था मलाइका अरोड़ा. वो खान नहीं थी तब, वो मलाइका अरोड़ा थी तब. और छैया छैया एक शाहरुख खान का वो था. तो हमारी उनसे बात चल रही थी दैट शी शुड जॉइन एज ए VJ टू MTV.
सो आई रिकॉल मैं अपने फिल्म सेंटर के ऑफिस में था एमटीवी के और बॉम्बे गया हुआ था और वन फाइन डे शी वाज सपोज टू ज्वाइन एंड हम काम कर रहे थे तो हमने देखा ठक 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 कर पे कोई आ रहा है तो जब सब लोग काम कर रहे थे एवरीबॉडी वाज डूइंग दिस 10 बजे ऑफिस में का है लोग काम कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में तो हम ओपन ऑफिस है एमटीवी का ऑफिस में कमरे अंदर नहीं होते थे ओपन ऑफिस होता है आजकल कल्चर है ओपन कल्चर तो ये उन दिनों से ही चल रहा है तो हम देखें कोई आ रहा है उसकी आवाज आ रही है ठक ठक चलने की हमने कहा ये कौन आ गया हमारे हम तो ऐसी चप्पल में रहते थे तो हमने देखा एक लड़की अच्छे से चल के आ रही है एंड शी वाज मलाइका अरोड़ा वॉकिंग तो लिटरली आई एम टेलिंग यू लोग अगर पेन पकड़े हैं और पेन से काम कर रहे हैं पे हाथ छूट गया था बिकॉज she was kind of thing and everybody thought she still everybody was very sure very same day when she was walking the alley कि ये चैनल की जो विजय है ना ये कुछ ना कुछ कमाल करे कमाल कर रही है आज की डेट में बहुत कमाल कर रही है शी इज आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट लेडी शी इज एन इंस्पिरेशन at this age also she maintained her craft so well so I'm giving example when she was no one there was only one song which she was popular kitne item you लड़कियां and whatever work she has done she's made a mark of herself yes जो भी करा है चाहे वो गाना करा है चाहे वीजिंग करी है तो I think that या हमारे मुझे याद है दो विजय में पर्टिकुलरली दोनों का नाम लूंगा राहुल खन्ना spent a lot of time in London and Canada. Kamal Sidhu was another one. Kamal Sidhu was a very she was a Canadian. ये लोग बाहर रहे थे और हमारा जो ऑफिस था MTV Asia which was based in Singapore. तो ये लोग बाहर में इंडिया से जब ये हिंदुस्तान आते थे तो हमने एक्चुअली घुमाते थे राहुल को तो मैं राहुल itself very smart आज भी वो बहुत स्मार्ट है मतलब आज he was one of the very good looking DJs that we had at that time so जब वो आया तो मैं उसको केबल हिडन में दिखाने के लिए कि देखो यहाँ से हमारे साथ जिंदगी में पहली बार वो हिंदुस्तान में किसी केबल ऑपरेटर के गया था हम लोग भी गए थे मैं चूंकि होटल में 6 साल काम कर चुका था बहुत से लोगों को नहीं पता होगा टाइम चेंज हो रहा है तो जो पहले डिस्को थे को जो नाइट क्लब्स होते थे वो ज्यादातर 5 स्टार होटल्स के अंदर होते थे बाहर नहीं थे आजकल तो हर 1-2 किलोमीटर बाद एक क्लब या एक लॉन्च मिल जाएगा आपको उन दिनों वो 5 स्टार होटल के अंदर होते थे जैसे दिल्ली की बात करें तो घुंगरूज था मॉरे शेरिटन में माई काइंड ऑफ प्लेस ताज पैलेस में था एनेबल्स ललित होटल या इंटरकॉन्टिनेंटल में था उन दिनों उस होटल ने अपना नाम 5 बारी 4 बारी चेंज कर दिया या ओएसिस था हायत रेजेंसी में तो ये सारे जो क्लब्स थे चूंकि मैं होटल में काम कर चुका था तो मुझे पता था कि उन जगह उस मैनेजर किससे बात करने से कितना होगा मेरा काम होता था ब्रांड मार्केटिंग तो ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रमोशंस और एमटीवी जो कि नया था तो हम लोग बहुत प्रमोशंस करते थे और चूंकि मैं होटल से था और सारे होटल के कोई ना कोई जानकार मिल ही जाता था तो मेरा एक्सेस बहुत ईजी था उन तक पहुंचना तो मेरे जो प्रमोशन होते थे बहुत बड़े होते थे और वही एक कारण था कि मुझे बहुत जल्दी तरक्की भी मिल गई थी 3 महीने के अंदर तो मैंने काफी प्रमोट किया एमटीवी तो करीब 3 साल में वहां था आई थिंक आपने एक किस्सा है कि हाथियों से रिलेटेड कोई एक किस्सा है जो जब हमने लॉन्च किया था तो हमने उन दिनों एक एडवर्टीजमेंट डाला था हमारा एमटीवी एशिया का एड था वो हाथी के पीछे एमटीवी लिखा था तो जब हाथी चलता था एमटीवी का लोगो हिलता था अनफॉर्चुनेटली हम हाथी के पीछे लिख नहीं पाए बिकॉज पीटा या मेनका गांधी उन दिनों काफी एक्टिव थी और उन्होंने कहा था कि अगर हम पेंट लगाते हैं तो टॉक्सिक कलर होता है सो आई वाज टोल्ड कि हमारा एक ट्रेड शो था प्रगति मैदान में एंड आई वाज टोल्ड कि अगर मैं 15-20 हाथी इकट्ठे कर सकूं और उन पे एमटीवी का वो सैटिन में लोगो लगा दूं और उनको मैं प्रगति मैदान में किसी तरीके से पहुंचा दूं और वो सलामी दें जब हम अपने गेस्ट it actually happened and it's like doing something very impossible it took me long to make it happen but we did made it happen and there were 15 elephants 11-20 camels and a lot of horses so it was a convoy it started from ITO because ये सारे हाथी उन दिनों ITO के पुल के नीचे रहते थे और दिल्ली में 2 या 4 ही हाथी थे तो बाहर से मंगाए गए क्योंकि अब
काम था, तो शादियों में अक्सर जरूरत पड़ती थी। So, उनको सारे जुगाड़ थे, तो उनको जितने पैसे चाहिए थे दिए, और हमने इकट्ठे किए, ऊँट इकट्ठे किए, उन सबको हमने सैटिन के कलर से कवर किया, okay. और वो पूरा कॉन्वॉय चला, और वो बहादुर शाह जफर मार्ग में इंसिडेंटली सारे न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेज हैं। अच्छा, तो जब वो वहां से निकला तो ऑब्वियसली ट्रैफिक जाम हो गया था, oh, yeah. बट वो इट वाज क्वाइट अ बिग न्यूज़, एंड देयर आर स्टिल सम I think the marketing budget would have been very big for such an event. यस, मतलब मार्केटिंग में तो कोई वो था ही नहीं कि हमें कुछ भी करना हो, तो वी हैव टू सी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली अगर आपको ब्रांड बड़ा करना है, तो अब हाथ ही इकट्ठे करने में कितना बजट लगेगा, विच वाज लेस देन व्हाट वी स्पेंड राइट नाउ, बट द होल आइडिया वाज दैट what we thought, what my CEO at that time thought, we made it happen, and it created a big headline. बस इंडी पॉप कल्चर के बारे में बताइए, दिलेर मेहंदी, ये सब स्टार्स, आई एम श्योर आपने इनके साथ काम किया, बाबा सहगल वगैरह, अलीशा चनॉय, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। देखिए, 95 was the time when indie pop was also getting erupted in India. उससे पहले वेस्टर्न पॉप होता था। दलेर मेहंदी उन्हीं दिनों के वो बोलो तरारा फेमस हो गया था। फेमस सॉन्ग था, या अलीशा चनाई के कुछ एल्बम्स आए थे, मेरे इंडिया, या बाबा सहगल के थे, या बहुत सारे उन दिनों आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने काफ़ी काम किया, और हम उसे MTV पे भी प्रसारित करते थे। हालांकि शुरू के शायद 2 साल तक MTV में इंग्लिश गाने ही चलते थे, 1.5 साल तक, बट बाद ने थोड़ा इंडियनाइज करना चालू किया। तो ये जो इंडी पॉप आर्टिस्ट थे, उन दिनों चैनल भी एक म्यूजिक चैनल विच वाज प्राइमरीली फॉर इंडी पॉप। सो चूंकि हम इंग्लिश थे, तो हमारी जो व्यूअरशिप थी थोड़ी कम थी, बट जैसे हमने हिंदी किया, गॉट वाइडन। सो हिंदी पॉप वाज अ ग्रेट क्रेज दोस डेज, or the evolution of probably the music culture in India, the youth culture in India, and the indie pop culture is, you were the first witness of this. I was part of the team, so yeah, I wasn't alone responsible, but yes, I was part of the team, and which made it happen, and which made sure that it reaches to the masses so that they can appreciate that. फिर उसके बाद आपने शायद साउथ एशिया BBC ज्वाइन किया। मैंने BBC ज्वाइन किया उसके बाद, which was quite a contrast. MTV was a typical informal atmosphere, और BBC was a typical. In fact, I think MTV के बारे में आपने एक और पॉडकास्ट में बोला कि वहां पे you were the best dressed person. हाँ, MTV में जो कल्चर थी ना, बड़ी इनफॉर्मल सी थी, कि पजामा पहन रहे हैं, चप्पल पहन रहे हैं, टोन जीन उन दिनों नई चली थी, फटी हुई जीन, हम तो बचपन भी कभी फटी जीन पहन ली, बट वो कल्चर थी। तो वो सब ड्रेस कोड हुआ करता था वहाँ पे, बिकॉज आप जितने ज़्यादा कूल दिखेंगे, उतने ही ज़्यादा आप लगेंगे कि आप MTV में काम कर रहे हैं। और मैं होटल से आया था जहाँ स्पिक एंड स्पैन रहना है, आपको हमेशा बटन चमकते रहने चाहिए, और कॉलर एकदम वाइट होना चाहिए, और कफ दिखना चाहिए, और जूते पॉलिश होने चाहिए। MTV में जूते जितने मैले कुचैले होंगे, ऐसा अच्छा है। तो वो थोड़ा कंट्रास्ट था। और उसके तुरंत बाद मैंने BBC ज्वाइन किया, विच वाज अगेन अ ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश आर वेरी वेल नोन फॉर देयर पंक्चुअलिटी एंड मैनरिज्म। सो मैनरिज्म तो थोड़ा मैं 3 साल में थोड़ा सा भूल गया था, बिकॉज इतने इनफॉर्मल रहने के बाद मैनरिज्म में थोड़ा टाइम लगता है, तो स्विच द गियर, बट इट टुक मी अ व्हाइल टू गेट बैक टू द नॉर्मल सेल्फ, एंड आई वाज, but that was my behavior which got changed. What changed was you're working for a music company, and then you're working for a serious news channel, which was quite a delight to work, because you know, जैसे मैंने कहा, मेरा बचपन, मैं पत्रकार का बेटा हूँ, तो न्यूज़ से ज़्यादा संबंध था मेरा, म्यूजिक से कम था। और बचपन से ही न्यूज़ सुनते आ रहे थे। मेरे घर में आदत थी मेरे पिताजी की कि जो भी देश भर में होता था वो रात को आके हम डिस्कस करते, वो हमसे डिस्कस करते। 2 भाई हैं तो हमसे वो बताते थे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो कहीं आपकी मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं कि हाँ, देश विदेश में क्या हो रहा है। तो जब आप न्यूज़ में होते हैं, दैट टू फॉर ए ब्रांड लाइक BBC, इट वाज अ ग्रेट। अगेन आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिलिएट रिलेशन, व्हिच वाज मैनेजिंग द ब्रांड एज वेल एज केबल ऑपरेटर्स। तो मैंने काफ़ी किया, बट वहाँ पे आई वाज रिस्पॉन्सिबल लेटर। आई मीन, आई जॉइंड एज द रीजनल मैनेजर फॉर नॉर्थ, बट आई बिकेम नॉर्थ एंड ईस्ट, but then I became the national manager for India and South Asia.
So I was responsible for Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, and India. So साउथ एशिया साउथ एशिया। तो इसमें जो केबल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप था, अच्छा केबल भी इवॉल्व हो रहा था, वो कहाँ से चालू हुआ था, और एज ईयर्स वर पासिंग बाय मेनी चैनल्स वर गेटिंग एडेड। मतलब पहले जब मैंने जान के तो 4 थे, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 हुए। आई थिंक बीबीसी आते आते तक 20-25 हो गए थे। ओके और चूंकि बीबीसी अंग्रेजी चैनल था तो नॉर्मली उसकी व्यूअरशिप तो थी काफी, और उन्होंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस रेडियो स्टेशन था जिसकी बड़ी कल शॉर्ट वेव पे आता था वो, ओके उसकी बड़ी कल्ट फॉलोइंग थी, क्योंकि I बीबीसी की remember न्यूज वाज लाइक news was द most authentic ऑथेंटिक वन। one. Yeah. तो दैट वाज आल्सो क्वाइट अ गुड डिलाइट टू वर्क। उसमें भी काफी ट्रैवल मैंने किया, और मेरा मानना है ना कि आप जितना ट्रैवल करते हो उतना आप सीखते हैं, सीखते हैं हाँ बिकॉज आप अलग अलग कल्चर्स में जा रहे हैं, अलग अलग रीजनल जो भाषाएं हैं आप जानते हैं, वहाँ के लोगों का ट्रीटमेंट समझते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। it's a altogether a new learning kind of इट वॉज प्योरली अ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब मेरा मानना है कभी वक्त हुआ लाइफ में तो किताब लिखूंगा कि जितना हाँ हाँ जितना आदमी ट्रैवल करता है उतना सीखता है। जो असली लर्निंग है ना आपको रोड पे मिलती है, किताबों में तो मिलती है, बट जो असली प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, थियोरिटिकल तो आप अपने आप को कंठस्थ कर लेंगे, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है टू बी इन द सिचुएशन, वो यू गेट टू नो ऑन द रोड ओनली। and I think you have some interesting insights on the very famous KBC. हाँ केबीसी। सो बीबीसी में भी जैसे हमने इंडियनाइज किया था एनटीवी को, बीबीसी वाज यू नो ब्रिटिश चैनल, तो हमें लगा कि इंडियनाइज कुछ करना चाहिए चैनल को। हमारे प्रोडक्शन टीम लंदन ने सोचा, और हमने कुछ 2-3 प्रोग्राम चालू किए जिसमें मास्टरमाइंड क्विज शो बाय सिद्धार्थ बासु, एंड मास्टरमाइंड एक्चुअली हैड सीरीज, सब आई थिंक सब 4-5 सीजन हमने Season किए है। हैं, which was quite a big। 10 बजे आता था वो इंडियन ब्लॉक। I remember being a student and watching it. It's the only quiz show that we saw on television was that time. Boy. Siddharth Basu used to do. He's also ex-Taj by that. Oh. We were colleague at what point of time. So सिद्धार्थ बासु की कंपनी थी सिनर्जी प्रोडक्शन, वो बनाती थी, एंड एक इंडिया रिपोर्ट था जो टीवी 18 बनाता था, और कुछ लोकल मोटर शो थे जो हमारे इंटरनेशनल फॉर्मेट था उसी इंडियनाइज किया हुआ हमने। जेरेमी क्लार्कसन का एक मोटर शो आता था, उसको हमने इंडियनाइज किया था। सो वो जो फॉर्मेट को इंडियनाइज करना था वो भी उन्हीं दिनों चालू हुआ था, बिकॉज फॉर्मेट शोज जो होते हैं जैसे केबीसी है, नाउ केबीसी इज अ पार्ट ऑफ हु वांटेड टू बी मिलियनियर व्हिच वाज अ ब्रिटिश। ज्यादातर फॉर्मेट नेदरलैंड से चालू होते हैं, डच लैंड, द नेदरलैंड्स, हॉलैंड से। सो इंसिडेंटली हु वांटेड टू बी मिलियनियर का जब इंडियनाइज वर्जन हुआ तो बीबीसी के पास वो ऑफर था दैट दे कुड, बिकॉज सिनर्जी वाज मेकिंग। इंसिडेंटली केबीसी जो था पहला वो सिनर्जी सिद्धार्थ बासु ने ही डायरेक्ट किया था, I remember. सो पहली चॉइस थी, बट बिकॉज बीबीसी वाज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर policies, they thought that KBC was kind of a betting, which is not allowed in their code of conduct. Yes. So we refused that program, and incidentally, that program went to Star TV, Starting. and they launched KBC. So the first season was basically in Star Plus we watched it. Yes. Yes. Then it went to Sony after a couple of seasons, And then it became and it's Amitabh Bachchan's wo. then it is on OTT, I think now, currently as we हाँ speak. today Sony has put it on OTT, but क्या बोलते हैं अभी भी आई थिंक केबल टीवी तो आप देखते ही हैं बिकॉज लॉट ऑफ पीपल See, cable TV evolved. So पहले टीवी था, तो एंटीना से जो 2 डीडी मेट्रो आता था, DD1 आता था, चैनल 4 and channel 7. Then cable came in. Then after cable, when lot of channels got added, उसको डिजिटलाइज किया, तो सेट टॉप बॉक्स आ गया, रिमोट आ गया, आदमी चक्री नहीं घुमाता था, फिर रिमोट से चेंज करता है। और फिर समय बीता, डिजिटल चैनल और ऐड हुए, फिर आपके मेन्यू बनने लगे कि न्यूज जॉनर अलग होगा, म्यूजिक अलग होगा, मूवीज अलग होगा, वो सब कैटेगराइजेशन चालू हुआ। एंड देन DTH केम इन, जहाँ पे आपको केबल की जरूरत थी, बिकॉज केबल भी कई बार खराब हो जाता था कि उसमें जो टांके लगे होते थे या तारे निकली होती थी या डिश हिल जाती थी, बट DTH आपके घर पे ही पिज्जा साइज डिश है, आपकी छत पे लगी है, आपका आ रहा है, आपने अपने तरीके से देखिए। देन DTH के बाद फिर
काफी समय पॉपुलर रहा. There were 3 to 4 Was service providers. even I think most of the Airtel and all these companies which are Yes, the yes. And then telecom providers, वो the time changed, technology changed, then OTT came in. Now OTT is the king right now. So see the evolution of TV. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कैसेट का. हमारे जमाने में कैसेट होते थे. music was जब हम बच्चे स्कूल में थे तो हम अपने गाने अंग्रेजी गाने रिकॉर्ड करते थे. फिर कैसेट कोई नया आता था तो दुकान में खड़े होते थे. फिर सीडी आया. फिर विनैम्प ऐप आई या sound.pk से हम डाउनलोड डेटा कार्ड्स में भी बहुत डेटा कार्ड्स में करते थे. अब आप अपने वॉइस एलेक्सा को बोलिए चालू कर देगा. तो आपके वॉइस कमांड पे या सीरी को बोलिए अपना म्यूजिक चालू करने को. So, अब आपको कैसे दुकान जाने की जरूरत नहीं है. किसी भी करने की जरूरत नहीं है. बट यही बात मैं आज के बच्चे को बोलूँ तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता था. एक कैसेट नाम की चीज होती या म्यूजिक के लिए हम दुकान पे खड़े होते थे कि वो कैसे रिलीज होने वाला है. और वो टाइम बहुत ही गोल्डन था. आई रिमेम्बर फिलिंग अप सॉन्ग्स फॉर फ्रेंड्स एंड गिफ्टिंग देम. एंड आज भी मैंने एक कैसेट तो अपनी उस ड्राइंग रूम में लगा के रखा है क्योंकि एज अ मेमोरी मैंने किसी को दिया था. तो वो रिमाइंड करता वो कितना गोल्डन पीरियड था. हाँ, और वो कैसे खराब हो जाती तो पेंसिल डाल के हम उसको रोल को काटते थे, क्विक फिक्स से चिपकाते थे और वो दोबारा स्किप हो जाता था साउंड. या एलपी होते थे लॉन्ग प्लेयर ब्लैक कलर के. एक छोटा आता था एक बड़ा आता था. हाँ, मेरे घर में था तो मतलब मैंने वो भी देखा है. मेरे पास बहुत एलपीस पड़े हुए हैं. आज तक एक शायद 1 घंटे की बुलेटिन की तरह स्टार्ट हुआ था. आज तक was 25 minutes news broadcast on DD Metro. So DD Metro पे आज तक न्यूज आती थी और उस काफी पॉपुलर थी. लोग इंतजार करते थे. सुरेंद्र प्रताप सिंह हमारे एंकर थे जो चलाते थे और वो भी काफी विश्वसनीय नाम था नील ने. और इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप एंड दे वांटेड टू लॉन्च अ चैनल एज वेल. सो उनकी भी परिकल्पना कई सालों तक चली और जब मैं बीबीसी में था तो वो क्रिस्टलाइज हो रही थी परिकल्पना और आई वाज अवेयर ऑफ इट एंड I got a chance to work for Ashta as a founding team. I was invited and I joined as a head of distribution and marketing. Brand marketing was also handled by me. तो जी शुरू का 1 साल था उसकी मार्केटिंग भी मैंने ही हैंडल की थी. और इट वॉज अ डिलाइट एंड इट वॉज इंडियन चैनल कि आधे घंटे को 24 घंटे का चैनल बनाए. दैट टू विश्वसनीय नाम. हाँ, आज की डेट में मेरे ख्याल से सबसे विश्वसनीय इंडिया टुडे आज तक. हमने जब आज तक लॉन्च किया था सर 3 चैनल थे शायद न्यूज के. और आज हिंदी की बात करूं हिंदी न्यूज में तो 100 से ज्यादा चैनल है. और शायद यूट्यूब की बात करूं तो उसमें हजारों चैनल न्यूज के. बट फिर भी आप आज तक देखते हैं क्योंकि इतना ऑथेंटिकली वो प्रेजेंट करते हैं. मेरे ख्याल से उसका रीजन एक आप लोगों की रखी हुई नींव का ही होगा. हाँ, किसी भी चीज जड़ बरगद की मजबूत इसलिए होती है उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होती है. प्लस कॉन्स्टेंटली आपको उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है. नॉट दैट कि मैंने नींव रखी तो चल रहा है. मेरे बाद लोगों ने उसका ध्यान रखा, उसकी विश्वसनीयता पे ध्यान रखा गया, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी में ध्यान रखा गया. और आज भी वो विश्वसनीय से. कल मैं कहीं आज तक के किसी इवेंट में था तो वहाँ बात हो रही है कि टीम मैटर्स एंड द लीडरशिप मैटर्स. आई थिंक लीडरशिप मैटर्स इन मेरे से अगर आप 35 साल हो गए मुझे काम करते हुए लीडरशिप मैटर्स अ लॉट. तो अगर आप अभी की हाल की बात करें तो बिहार इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड चैनल था वो आज तक. यहाँ आज तक था तो वो आज भी इतना पॉपुलर है. हालांकि इतने सारे चैनल हो गए तो जो मार्केट शेयर है वो तो घट के कम हो गया है. एक जमाने में जो 60% होता है शायद वो 15-20% के आसपास होगा. बिकॉज जितने चैनल होंगे तो उतनी व्यूअरशिप भी कम होगी. बट लीडरशिप पोजीशन में अभी भी वो नंबर वही है. आपका वो एड है ना रजराज जी ने आपका मेंशन करा है आज तक की बैठक में अबाउट. हाँ, वो एक हमारे ना जब चैनल लॉन्च होता तो बहुत सारे प्रोमोज बनते हैं टू पॉपुलराइज चैनल. और वो प्रोमो चैनल पे तो चलते थे बट वो सिनेमा हॉल में भी चलते थे और जहाँ जहाँ हाई विजिबिलिटी पॉइंट हो सकता है तो वो चैनल की जो प्रोमो थे वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही होते थे, कलर में नहीं होते. तब तक कलर टीवी आ चुका था. और वो पुरानी जैसे पिक्चरें होती थी उनके तर्ज पे वो प्रोमोज बने थे. तो विराज की कंपनी थी वही बना दी थी और वो इतने पॉपुलर होते थे कि वो हमारा आइडेंटिटी कार्ड हो गया था. और आई रिमेम्बर उस टाइम पर पहला ब्लैक एंड व्हाइट एड था वो
जो आया था, उसकी पंचलाइन बड़ी फेमस हुई है। आज तक सबसे आज तक वाले सबसे तेज, या जैसे वो चोर सिपाही का कोई था, या नीता भ्रष्ट नीता का कुछ था। आज तक वालों को ऑर्डर तो नहीं था, चल जाए कुछ सैलरी पे था, बता ऐसे सीरीज बनी थी, अच्छा, 10-12 सीरीज बनी थी। 10-12 प्रोमोस थे। और उस प्रोमो का सबसे अच्छा होता था, जो मुझे पता लगा था इंसिडेंटली, कि वो थिएटर के बीच में हमने टेली सिने फ्लाइट्स होती थी, मार्केटिंग से हम चलाते थे। तो लोग, मुझे कई लोगों ने बाद में बताया था कि वो पिक्चर में थिएटर में जो लोग इंटरवल में नॉर्मली दे गेट डिस्पर्स टू गो टू द बायो ब्रेक और टू बाय सम हाँ, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक, वो लोग बैठे रहते थे कि वो ब्लैक एंड व्हाइट ऐड आने वाली है, तो वो चाहते ही नहीं थे। और वो बड़ा पॉपुलर हो गया था। या एक और प्रयोग हमने किया था कि जो बॉम्बे है, बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल, वहाँ पे हमें अपना ब्रांड को मजबूत करना था। तो बॉम्बे में ना लोकल ट्रेन चलती हैं, और बॉम्बे तिदाई में है। तो हमने लोकल ट्रेन को, पूरी ट्रेन को विनायक पे वो कर दिया था, और उसमें सबसे तेज गोली की तरह सबसे तेज। तो वैसे भी जो बॉम्बे की लोकल है वो बड़े टाइम के बड़े पंक्चुअल है, जैसे 6:26 की ट्रेन हो तो 6:26 पे ही आएगी। अच्छा, आज भी कि 8:12 की ट्रेन है वो, वो 8:08 नहीं बोलते हम लोग, दिल्ली वाले थोड़ा वो है ना। तो बम्बई में जाइए आप, किसी जो लोकल ट्रैवल करता है, या बम्बई में लोग देख रहे होंगे, अगर वो 8:12 की लोकल है तो 8:12 पे ही आएगी। सो एनीवे, सबसे तेज पंक्चुअल थी, तो हमारी लाइन थी सबसे तेज पंच लाइन। तो हमने वो सबसे तेज, और आज तक का लोगो, तो इमेजिन कीजिए कि 10-12 रेक चल रहे हैं जो लोकल ट्रेन के, वो सारे पूरे ढके हुए हैं विनाइल से, तो सबसे तेज दिखता था। और पूरी मुंबई में वो एक हमारा मूविंग एडवर्टीजमेंट था। या एक और, उन दिनों आउटडोर होर्डिंग होते थे वो। तो हमें लगा ये होर्डिंग तो लेंगे ही लेंगे हम, बट और ऐसा क्या करें। तो उन दिनों ना डबल डेकर बसेस चलती थी, BRB। Double decker was only there in Bombay. Rest of the metros discontinued it. But only no, मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल 2000, 2001, 2 की आसपास की। तो डबल डेकर बस को हमने विनाइल से ढक दिया। तो वो, और हमने वो रूट सिलेक्ट किए कि कहाँ कहाँ हाई विजिबिलिटी पॉइंट है जहाँ से वो बस गुजरेगी, ताकि वो एक मूविंग होर्डिंग रहे हमारा। to do the marketing, a lot of analysis also went in. Obviously, there were a lot of studies. और just to give you another example, हमें लगा कि जो हमारी व्यूअरशिप है वो सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी CD में ज्यादा हो रही है, यानी आम जनता जो मैटर करती है, जो एडवर्टाइजिंग के लिए मैटर करती है, वो SEC A होती है, सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी के। यानी आप पढ़े लिखे हैं, आपके घर में टीवी है, AC है, फोन है, मोबाइल है। तो हमें लगा यार उस स्ट्रेटा को कैप्चर करने के लिए हम क्या करें। तो हमने एयरपोर्ट एडवर्टाइजिंग की, और एयरपोर्ट पे हमने टीवी लगाया कि जब आप एयरपोर्ट में चेक इन कराने जाते हैं तो आप 2 घंटे 1 घंटे पहले जाते हैं। आप जाते ही थोड़ा जहाज में बैठ जाते हैं, तो आधे घंटे का एक टाइम होता है जिसमें आपको बोर्डिंग गेट में इंतजार करना पड़ता है, या लॉन्च में बैठना पड़ता है, या चेक इन कराने के बाद। तो हमने एयरपोर्ट पे टीवी लगा दी है जिसमें आज तक चलता था। सो पीपल यूज टू वॉच टेलीविजन, या कुछ हो रहा है या कुछ टाइम पास कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो उससे एक बैक ऑफ योर माइंड ब्रांड रिकॉल वैल्यू कनेक्ट हो रही थी, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की, एंड ग्रेजुअली SECA पिक्ड अप। सो देयर वर लॉट ऑफ एनालिसिस। या हम कैलकाटा में एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो हमें रोड्स पता होनी चाहिए थी कि हम पार्क स्ट्रीट में करेंगे, या किसी एक्सटर्नल हाईवे पे करेंगे, या हाई विजिबिलिटी पॉइंट में करेंगे। तो वो हमारे उसमें आता था कि हम सिलेक्ट करते थे कहाँ कहाँ क्या है। और हिंदी स्पीकिंग मार्केट का बड़ा ध्यान रखते, बिकॉज ये हिंदी चैनल था। साउथ में चूंकि हिंदी पॉपुलर नहीं थी, बट हैदराबाद बीइंग ए सदर्न स्टेट, Hindi is very popular over there. People understand Hindi. So we had a special stress on Hyderabad advertising कि वहाँ की एडवर्टाइजिंग को भी हम ध्यान में रखते थे। तो क्या एड्स को रीजनली भी बनाना पड़ता था? नहीं, चैनल हिंदी है तो एड भी हिंदी में ही होगा, बट हिंदी स्पीकिंग मार्केट को ध्यान में रख के उस मार्केट का सिलेक्शन होता था। सर, फिर आपने लाइफ एक्चुअली बॉम्बे की लाइफ MTV के दौरान ली, फिर उसके बाद आप आज तक के लिए दिल्ली आ गए। तो मैं हमेशा दिल्ली में था। अच्छा, आप दिल्ली में? मैं हमेशा दिल्ली में था। आई यूज्ड टू ट्रैवल। मैं शायद हफ्ते में, महीने में 20-22 दिन बाहर ही रहता था। मैं लिटरली सूटकेस पे ही जीता था। तो मैं ट्रैवल बहुत करता था। जब तक मैं आज तक में आया हूँ, तो आज तक में तो मैं बहुत ट्रैवल किया था कि मैं शायद मेरे सूटकेस में उन दिनों ना वो एयरलाइंस में स्टिकर चिपकते थे सिक्योरिटी चेक के। तो टैग्स तो होते ही थे। एक सिक्योरिटी वो पतली सी स्ट्रिप बनती, वो मेरे सूटकेस में इतनी मोटी हो गई थी, इतनी मोटी लेयर हो गई थी, बिकॉज हर रोज ट्रैवल करता, हर दूसरे तीसरे दिन ट्रैवल कर रहे हैं। तो
तो वो मुझे याद है, टैग्स होते थे, सिक्योरिटी चेक में वो टैग भी लगते थे, तो वो भंडार हो गया था पूरा। तो हम मैनेज कैसे कर लेते थे ऑफिस का काम एंड देन ट्रैवलिंग सो मच? यू माइट हैव बीन अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन इनटू दिस काइंड ऑफ। इंडीड वो आई थिंक आपके डीएनए से भी आता है, और आप जैसे अपने आप को ढालना चाहते हैं वो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि आपके मन में एक एक अंग्रेजी में वर्ड होता है मैनिफेस्टेशन। तो अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया है कि आपको कुछ हासिल करना है, तो आप उसके लिए फिर जी जान से लग जाते हैं, और यू गिव योर बेस्ट। ना आदमी मैं ऐसा बोलता था पहले, अभी भी मेरा मानना ऐसा है कि आदमी शरीर से नहीं थकता, दिमाग से थकता है। आपका पैर कभी नहीं थकता, आपका दिमाग थकता है, तब आपको पैर में दर्द होता है। तो मैं अपने दिमाग को इतना दुरुस्त रखता था कि वो पैर थकता ही नहीं था कभी। और मुझे पता होता था कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। और मेरे ट्रिप्स तो ऐसे होते थे कि पता फोन आया और आधे घंटे में मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, या वहां से फोन आया कहीं और जाना है, तो इट वॉज काइंड ऑफ अ। अच्छा, उन दिनों टेली इन पर्सन जाने से बहुत सारे काम हो जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोन में भी हो सकता है, स्काइप पे भी, टेक्नोलॉजी तो बाद में आई ना। तो उन दिनों जब आप व्यक्तिगत तौर पे समक्ष किसी के बैठे हैं और काम को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो काम की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज्यादा होती थी। ज्यादा बड़ी होते हैं। मेरा भी मानना ये है कि अगर आपको कोई काम करना है तो मिल के आइए, तो फिर हाँ, वो अभी भी टच एंड फील फैक्टर है कि दिया जब जाएंगे या पहले। अब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, अब हम पुराने जो होते थे ना, तो हम कपड़ा ले रहे हैं तो छू के देखेंगे हम पे कैसा लगेगा, फॉल कैसा होगा। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग है, आपको साइज पता, आप ऑर्डर कीजिए, आ जाता है। पर वो मजा नहीं आता। और मजा नहीं आता, बट हाँ, बट आई एम सेइंग ऑनलाइन शॉपिंग कितनी पॉपुलर हो गई बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, कि वो लोग अब जाना ही नहीं चाहते हैं। तो शायद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। और हम बात कर रहे हैं अर्ली 2000 की या मिड 2000 की, तो उन दिनों तो ये चीजें पॉपुलर थी। आपने अपनी पहली कंपनी आई मीडिया स्टार्ट करी, तो उसके बारे में बताइए। वो आपने कैसे स्टार्ट किया, आप उसमें क्या करते थे? अ, म, आज तक के बाद मैंने वर्ल्ड डिज्नी चैनल ज्वाइन किया था, वो रह गया है। वर्ल्ड डिज्नी वॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मीडिया कंपनी, and I joined as a director, and I was just 35 ओके। at that point of time when I joined. और मैं कहीं से कॉलेज से तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, आपको मैंने बताया मैं ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बट मैं एमबीए भी नहीं था। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में एज ए डायरेक्टर ज्वाइन करना एट द एज ऑफ 35 विद अ वेरी हाई सैलरी was an honor which I didn't miss. And I got qualified and I shifted to Bombay. So that is the time when I shifted with my bag and baggage to Bombay. And I stayed there for nearly 2 years in that company. But मुझे लगा कि अब सबसे बड़ी कंपनी के लिए भी काम कर लिया, तो कुछ अपना, तो कुछ कीड़ा था दिमाग में कि 15-17 साल हो गए थे और वर्ल्ड्स के जितने बड़े ब्रांड, एमटीवी, बीबीसी, आज तक, सब में काम कर चुका था। तो मुझे एक सदर्न साउथ एशिया की एक 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 इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज थी, और मुझे लगा कि अब कुछ अपना करने के टाइम है। तो जब मैंने रिजाइन किया और सोचा कि मैं अपना करूंगा, तो एक काम मिला मुझे छोटा सा, बट उसमें बहुत पैसे थे, तो और काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था जो मेरे मतलब का था। So that was the start of iMedia International, which is my own company, which is 19-year-old company, or nearly 20 years old company. And I was consulting foreign channels to establish their footprint in South Asia. बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूँ, ब्रांड में रहा हूँ, तो थोड़ी नॉलेज थी। सारे लोग जो इस रीजन में काम कर रहे हैं उनसे जान पहचान थी, और इतने सारे विदेशी चैनल इंडिया या साउथ एशिया को एक बहुत बड़े, उनको उनको एक बहुत साइजेबल ऑडियंस मिल जाती है इस रीजन में। तो बहुत से चैनल्स थे जो इच्छुक थे यहाँ आने के लिए, तो मैंने उनको कंसल्टिंग चालू की, एंड आई डिड ग्रेट जॉब. रेडियो नीदरलैंड्स भी आपने? Radio Netherlands was another project that iMedia took over, where I was consulting to the Dutch government on the radio side. So जैसे हमारा ऑल इंडिया रेडियो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, वैसे ही रेडियो नेदरलैंड वर्ल्ड वाइड वॉज अ स्टेट ब्रॉडकास्टर ऑफ नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स एक यूरोप का छोटा सा देश है, और बॉम्बे में जो टीवी होम्स हैं, नॉट पॉपुलेशन या केबल होम्स हैं,
उसका अगर मैं काउंट करूँ तो नेदरलैंड्स की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा हुआ है। हाँ तो इमेजिन कीजिए कितनी छोटी कंट्री है, बट उनको रेडियो स्टेशन उनका करीब 220 देशों में जाता था, और एशिया में उनके फुटप्रिंट कम थे और वो रेडियो में काम था। तो मैंने उनको भी कंसल्ट किया करीब 6 साल तक। तो आई वर्क फॉर देम एंड आई वर्क विद ऑल इंडिया रेडियो ऑन ए को प्रोडक्शन विच वॉज अ बिग थिंग फॉर देम बिकॉज ऑल इंडिया रेडियो इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर। तो हमने को प्रोडक्शन किया ऑल इंडिया रेडियो के साथ 2 साल, और बहुत एफएम चैनल्स के साथ हमने काफी प्रोडक्शन किया है। किया हाँ और नेदरलैंड्स की जो कल्चर है वो काफ़ी वो है, वहाँ का म्यूज़िक, यूरोपियन म्यूज़िक, इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोप, सो यूरोपियन म्यूज़िक वाज वेरी पॉपुलर। तो हमने एफएम के साथ बहुत काम किए। फिर बाद में उनका एक प्रोजेक्ट था जो सेक्स एजुकेशन पे था, मैंने उस पे बहुत काम किया। वी लॉन्च्ड ए वेबसाइट कॉल्ड लव मैटर्स आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च फॉर कपल ऑफ इयर्स, और वो काफ़ी पॉपुलर हुई। वो इंडिया मार्केट के लिए आपने रिसर्च एक्चुअली में हमने ना एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च कराया, नीलसन इज द बिगेस्ट रिसर्च कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड दे केम अप विद अ फाइंडिंग दैट द साउथ एशिया sex is a taboo, यस and sex education is like very very primitive. I mean, you and I are not taught about sex ever. What we learned is from our peer group. हमें शायद स्कूल में मुझे याद है आपके वो होम साइंस में थोड़ा बताया होगा, आपको बताया होगा सिस्टम में बढ़ाते हैं या मुझे मेरे दोस्तों में जो बताया वही सत्य था, मुझे किसी टीचर ने या डॉक्टर ने नहीं बताया। That's a sad reality that even today we don't have that sex education. हाँ, बट अब तो एक्सपोजर है, इंटरनेट है, सब कुछ है। उन दिनों तो इंटरनेट भी नहीं था। तो हमें लगा कि साउथ एशिया में अगर ये टैबू है तो हमें एजुकेशन में कुछ करना चाहिए, और तो हमने एक वेबसाइट खोलने की प्रक्रिया चालू की, जिसपे काफ़ी रिसर्च किया हमने करीब कई वर्षों तक। और फिर वो वर्ष जब वो वेबसाइट चालू हो गई अंग्रेजी में, तो आई अप्रोच्ड इंडियन गवर्नमेंट बीइंग एन इंडियन कि भाई हम भारत सरकार की तरफ से ला रहे हैं, इफ दे कैन सपोर्ट अस और दे कैन, वी नेवर वांटेड कि पैसा दें, बट हमें एक सपोर्ट चाहिए। तो मैंने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को अप्रोच किया और उनसे निवेदन किया कि अगर, तो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने भी, बिकॉज दे कांट स्ट्रेट अवे गिव यू द, so उन्होंने भी काफी रिसर्च किया। Then I work with a lot of NGOs who are working on So the name of the website is lovematters.info. इंसिडेंटली वो अंग्रेजी में थी और फ्रेंच में थी, बिकॉज अफ्रीका में भी यही प्रॉब्लम जो में थी, और अफ्रीका में ईस्टर्न अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में कुछ रीजन है जहाँ फ्रेंच बोली जाती, तो उसको फ्रेंच में, इंग्लिश में, 2 लैंग्वेज में लॉन्च किया। और इंडिया जब वो लॉन्च हुई तो हमारी काफ़ी वो हुई, लोगों ने उसे काफ़ी सराहा, और हमें ऐसी डिमांड है कि हम उसे हिंदी में भी कन्वर्ट करें। अच्छा अब यू कांट डू सच ए सेंसिटिव सब्जेक्ट literal translation. You have to adopt a website. So we got a lot of experts, lot of NGOs, LGBT community, ये वो पता नहीं क्या क्या हमने किया, सबका एक संगठन बनाया, फिर उन्होंने हिंदी में उसका अडेप्टेशन किया और वो हिंदी में भी पॉपुलर हो गई। इंसिडेंटली 2012 की बात, 10 की बात है, फेसबुक नया नया आया था तब, हाँ और हमारा था कि हम वन साइडेड इंफॉर्मेशन दे रहे थे वेबसाइट पे। इट वॉज ए वेबसाइट एंड अ वेबसाइट फॉर मोबाइल, बिकॉज सच ए प्राइवेट सब्जेक्ट, तो वेब में भी हमें लॉन्च करना पड़ा, बिकॉज मोबाइल में क्या है ना कि आप अपने मोबाइल में जो देख रहे हो वो आप ही को पता है, दूसरे को नहीं पता है। बट अगर आप लैपटॉप में या पीसी में देख रहे हैं तो कोई भी देख सकता है आप क्या देख रहे हैं। तो ऐसी डिमांड आई कि उसको वेब में भी लॉन्च किया जाए, तो हमने वेब वर्जन भी लॉन्च किया, और हिंदी में डिमांड आई तो हमने हिंदी में भी किया। देन वी वांटेड टू बी इंटरैक्टिव, तो हमने फेसबुक का सहारा लिया और हमने एक फिक्टिशियस कैरेक्टर आंटी जी लॉन्च किया जो एगनी आंट की तरह करती थी, और लोग उन पे पूछते थे सवाल। तो देखा जाए ना तो करीब 20-25 ही सवाल है जो लोगों के जहन में होते हैं, जिसको आप 20-25 हजार तरीके से पूछ सकते। तो वो हमने एक्सपर्ट्स ने मिल के ये टेम्पलेट बनाए, एक पूरी टीम रखी गई जो इंटरैक्टिविटी पे ध्यान रखती। I'm sure you would have had a very strong team to do something like this. I was the only person in South Asia, but I engaged a lot of team. I outsourced it because outsourcing was a model mantra. I outsourced. I got in touch with them. Plus, we were in touch with a lot of NGOs, LGBT and all that. So that also used to give us a lot of input. कि क्या कैसे करना है. So to do a task, you need a team, you're right?
but you cannot have team one fine day because teams comes with a liability. Yeah. So that is how we developed this concept of outsourcing, and obviously after a lot of screening, we used to get the company on our roles, and then we used to give them the work. Okay. आपने वॉइस अहेड भी एक कंपनी है आप वॉइस हेड वाज एक्चुअली हुआ क्या कि आई मीडिया में अच्छा काम चल रहा था है, बट कोविड आया. So COVID में I was instantly down. There was severe COVID where I was on ventilator for almost 21 days. And then it took me 6-7 months time to stand on my own feet. और उसके कुछ दूरगामी परिणाम भी हुए जिससे अभी तक मैं झेल रहा हूँ. कोविड वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और इस बीच में टेक्नोलॉजी ने काफी चेंज किया. एआई आ गया. अब से 2-3 साल पहले ही तो आया नहीं है, इससे पहले. अगर कोविड में So कोविड में बहुत सारे चेंजेस हुए ग्लोबली ऑन सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर और इन योर लाइफ लाइक एज सच. और जो टेलीविजन था उसमें बहुत सारे जो लीनियर टीवी था, जो ब्रॉडकास्ट टीवी था, जिसे हम पहले अपॉइंटमेंट व्यूइंग करते थे कि 9 बजे वो सीरियल आएगा क्योंकि सास भी कभी वो होती, या 9-10 बजे रामायण आएगा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अब क्या है, अब ओटीटी में सीरीज आती है. अब कल फैमिली मैन परसों लॉन्च हुआ है. हाँ. आधे से ज्यादा लोग देखते हैं. कल परसों दिल्ली फाइल्स लॉन्च हुआ, तो कल दिल्ली फाइल्स की टीम आई थी आज तक में, साहित्य आज तक में. मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा लोग दिल्ली क्राइम फाइल्स सीजन 3. तो जो उसके कलाकार थे वो वहां थे. उन्होंने पूछा कि किसने 3 देखा है, तो करीब 100 से ज्यादा हाथ खड़े हो गए थे. इमेजिन एक रात में लोगों ने पूरी सीरीज खत्म कर वॉचिंग. और कहा हम 9-10 बजे 25 मिनट का सीरियल देख रहे थे. पूरा स्टोरी कंप्लीट होंगे 13 हफ्ते लगते थे जी. तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई और टेलीविजन काफी चेंज हुआ. और जो मैं कर रहा था, जो मेरा पास था, वो वैलिड नहीं था. जैसे आज कैसेट का एग्जाम्पल मैंने दिया या सीडी का दिया. अब मैं आप किसी 15 या 18 साल के बच्चे से पूछो भैया कैसेट क्या होता है, तो कहेगा कुछ और होता है. समझ ही नहीं आया. मैं तो मालूम ही नहीं है ना. अरे कौन सी भाषा बोल रहे हो. तो सिमिलरली काफी चेंजेस आए और मुझे लगा कि लर्निंग इन डेवलपमेंट में काफी चेंजेस. मैं उनके साथ मिलकर मैंने वो कंपनी खोली और बहुत अच्छा काम चल रहा है. ट्रेनिंग is something which is very very important. सॉफ्ट स्किल्स में आजकल पॉश नए लॉज आ गए हैं जो पहले कभी नहीं थे, हो गए हैं. या जनरेटिव एआई पे हमने काफी चीजें लोगों को पढ़ाया. कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ हमने एमओयूज किए हैं जिनमें हम रेगुलर ट्रेनिंग्स करते हैं. तो वो भी एक नया काम है. और लर्निंग अगर आप मुझसे पूछें कि आज की डेट में मैं बहुत से लोगों से मिलता रहता हूँ, आप तभी स्थिर माने जाएंगे जब अपने आप को आप अपस्किल करेंगे. अपस्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं सोचूं कि मैंने इतने बड़े जगह काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट वो तो किया ना. वो तो आज का एक और ये भी होता है कि लर्निंग नेवर एंड्स इन लाइफ. बट नॉट मेनी पीपल नो दैट. That is exactly what I'm saying, that upskilling yourself is the most important part of your life, whether you do it professionally or you do it for your own personal life. It is very, very important part. आप सीखेंगे ही नहीं तो आप आगे कैसे. अब मान लीजिए हम बैठे हैं 20 लोगों के साथ में और वो एआई पे बात हो रही है. अब आपको एआई पे ज्ञान ही नहीं होगा तो आप क्या ज्ञान देंगे. नहीं, आज की दुनिया में तो एआई ऐसा है कि मैंडेटरी हो गया है. अब तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जनरेशन की बात होता है क्या है. आज की डेट में भी 90% पीपल डोंट नो हाउ टू यूज द एआई. एआई कर रहे हैं पर उनको पता नहीं ये क्या है. उनको ये नहीं पता है किस चीज के लिए कौन से प्लेटफॉर्म में या कौन से ऐप में जाना है या कौन से साइट पे जाना है. तो ये एक चीज है जो आने वाले 4 साल में एकदम चेंज हो जाए. और टेक्नोलॉजी तो हर मिनट हर सेकंड चेंज हो रही है. काफी फास्ट पेस. इनफैक्ट एआई के आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है. और आगे भी कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट फेज एवोल्यूशन 2-3 साल में ही एआई पे जो है नए चेंजेस ले आएगा और सब कुछ स्पीड अप हो जाएगा. हाँ, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं ना, यही नौकरी खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा. उतनी नौकरियां बढ़ाएगा भी मेरे ख्याल से. बढ़ाएगा भी. और दूसरा, अगर आप एआई जानते होंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को कितना, क्योंकि आपके पास थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज भी और एआई नॉलेज भी है.
तो आप दोनों का समन्वय करके कहाँ से कहाँ पहुंच हाँ, सकते हैं। और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, AI इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है वो। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ओवर एंड अबाउट। आज आप चैट जीपीटी पे, ग्रॉक पे, जेमिनी पे, पायलट पे कुछ लिखिए, इमोशंस नहीं आएंगे। आप लिख सकते हैं उसमें इमोशनल टोन देना, तो आ जाएंगे। वो सही जवाब भी तभी देता है जब उसको प्रॉम्प्ट आप सही डालेंगे और वो आप ही को पता है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो इसमें युक्ति तगड़ा तो है। बड़ा साधारण से एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक वर्ड होता है जो AI वो एक बिरयानी बनाने की तरह है। अब आपको बिरयानी बनानी है, आपने लिख दिया मुझे बिरयानी बना के दो, तो अगर आप AI को लिखोगे आपको सारा चावल परोस के दे देगा। आप लिखिए मुझे बिरयानी बनानी है, उसमें तड़का हो, उसमें आपका सीरे हो, उसमें केवड़ा वाटर हो, उसमें लौंग इलायची हो, उसमें सुगंध हो, उसमें दम लगा हो, उसमें अच्छी सुगंध आए, वो खराब ना हो, और एक अच्छे से प्लेट में सजा के दो, तो बस ये होगा। So prompt engineering is exactly the same thing. The more inputs is here, the better result you will get. तो मतलब जितना मैं आपका समझ सकती हूँ, सो कमिंग बैक टू माइंडसेट मैटर्स, आई थिंक इन योर लाइफ यू आर अ लिविंग एग्जांपल, यू आर अ वेरी अनस्टॉपेबल leader who has, given it 100% to everything and never stopped to work, never stopped to learn. And so what do you think should be, हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताइए कि माइंडसेट मैटर्स, तो आपका माइंडसेट क्या सोच के आप चलते हैं? देखिए, सुख और दुख सबके साथ होते हैं, हर व्यक्ति के साथ होते हैं, और ये साइकिलिक ऑर्डर में से होते हैं। आज दुख है, सुख आएगा, सुख है तो दुख जाएगा। जैसे सुखी दिन ज्यादा नहीं चलते हैं, कुछ ना कुछ दुख आ जाता है, वैसे दुखी दिन भी ज्यादा नहीं चलते हैं। ये प्रकृति का जो सिद्धांत अगर आपकी समझ आ गया है कि अगर दुखी समय चल रहा है, कई साल चल रहा है सपोज, तो कुछ साल के बाद सुख भी तो आएगा ना, तो आपको उसका इंतजार करना है। अगर आप दुखी हो गए और आप हताश हो गए और आपने गिव अप कर दिया, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एकदम नीरस हो जाएंगे। सो आदमी को पॉजिटिव रहना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। एंड मैं दावे के साथ अपने खून से लिख के दे सकता हूँ कि हर नेगेटिविटी में एक पॉजिटिव एंगल होता है, चाहे वो कोई भी नेगेटिव चीज होगी। कोई व्यक्ति इतना दुखी नहीं है कि उसके साथ बहुत गड़बड़ हो रहा है। आप जब भी दुखी हो, आप एक सड़क पे जो भिखारी है उससे अपने आप को कंपेयर कीजिए, आप कितने लकी, वो भी तो इंसान है ना। वो बेचारा सड़क पे ठंड में ठिठुर रहा, तो घर पे भी है ना। आपको कितना सुख भगवान ने दिया हुआ है, भले आप दुखी हैं। तो I think gratitude is a very important thing in life. indeed, I think self awareness of the situation to be happy is also a very important part of your life, which is your own mental psyche. It's all in head. हमारे जो दिमाग है ना, वो जितना भी वजन का है, वो सबसे कमाल की चीज है। आप उसे खराब कर दीजिए तो वो खराब हो जाएगा, आप उसे अच्छा कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। So it is all in your hand. Nobody is responsible for your happiness or your sadness. You yourself is responsible. So if you feel आपको खुश रहना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी दुखी करे, और आपको दुखी रहना है तो कोई ताकत नहीं है जो आपको सुखी रह सके। सो इट्स ऑल इन योर हैंड। जैसे एयरलाइंस है, अब एयरलाइंस भी जब काम करता है, वो पायलट थोड़ी ना होता है, उसमें तो 50,000 लोग सिक्योरिटी में भी होते हैं, इंजीनियरिंग में भी होते हैं, ग्राउंड स्टाफ भी होता है, एरोस्पेस भी होती है, 50,000 लोग होते हैं, हर आदमी पायलट थोड़ी ना होता है। You have worked with a lot of शख्सियत। शख्सियत क्या मतलब, अब एंकर है, जैसे न्यूज में मेरा हूँ, शायद हिंदुस्तान में कोई एंकर नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। सभी दोस्त हैं, सभी के साथ कभी ना कभी काम किया है। वो दुनिया के लिए शख्सियत है ना, मेरे लिए तो मित्र ही है। कॉमन मैन, कॉमन, मतलब वो भी तो वही दाल चावल खा रहे जो मैं खा रहा हूँ। उनमें ऐसा क्या है, क्योंकि वो टीवी पे दिखते हैं तो पॉपुलर है। पॉपुलर है। ये स्टार्स भी आप आज हम बोल रहे हैं बीजे वगैरह, तो उस समय भी आई रिमेम्बर हम लोग बच्चे हुआ करते थे, टीवी पे देखा करते थे, हम लोग को कईयों के साथ में इन्फैक्चुएशन लाती, वाओ। हाँ, इनकी कल्ट फॉलोइंग होती थी, इनके फैन मेल्स आते थे। उन दिनों तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, बोरे भर भर के आते थे हमारे पास। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, जो फैन मेल्स जो होती थी, लिटरली बोरे भर के मैरिज प्रपोजल्स होते थे उसमें, और लोग खून से लिखते थे, और पता नहीं लिपस्टिक से लिखते थे। राहुल खन्ना के लिए तो लिपस्टिक और खून से चिट्ठियां हमने देखी हैं।
या मलाइका के लिए जो So you are in touch with people you have worked with. Yeah, मतलब like I'm sure. I do intend to stay in touch and with many I'm in touch. कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ काम किया ना। Life is a process. और मैं तो जैसे रूबी भाटिया के टच में, शी वाज इन चैनल बी बट शी इज इन माय लिंक्डइन। और चैनल बी के जो हेड थे, जूल्स फिलर नाम था, वो मेरे लिंक में है, उनसे मेरी फेसबुक में है मेरे, मैं उनके भी टच में हूँ। तो नॉट ओनली माय चैनल बट चैनल विच वाज अगेंस्ट अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं उनके भी टच में हूँ। देखिए, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Networking is the most important thing in your life, and networking depends on you as to how open you are to। ये भी एक सबक है जो लोगों के काम आएगा कि नेटवर्किंग पे आप जितना समय लगाएं। नेटवर्किंग में बता रहा है कि माइंडसेट मैटर्स। नेटवर्किंग का पहला उसूल है कि आप अपना फायदा ना देखिए, दूसरे का फायदा देखिए। आपकी शख्सियत से उस व्यक्ति का कुछ फायदा हो सकता है या आप उसके किसी काम आ सकते हैं, आपको ये देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो मेरे किस काम आएगा। गलती कहाँ हो रही है, लोग नेटवर्किंग ये सोच के करते हैं कि ये मेरे किस काम का है। ये तो आपने कोई मुझे मंत्र ही दे दिया। मतलब ये बहुत ही सही बात बोली आपने कि कुछ करने जाते हो तो इस मन से करो कि दूसरे का तुम क्या भला कर सकते। हाँ, सिंपल वसूल है ना। आप ये सोच के किसी से मित्रता बढ़ाने की वो मेरे काम आएगा तो बहुत गलत है। आप ये सोच के कीजिए ना, आप उसके किस काम आएंगे। और अगर आप इस सोच से काम करेंगे ना, आपकी फोन डायरेक्टरी में 100 लोग होंगे जिनको आप रात के 2 बजे फोन करेंगे, खड़े होंगे वो। वैसे मेरी बातें तो खत्म नहीं हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूंगी, लेकिन हमारे पास समय कम है और इसी वजह से मैं अभी तो आपको यही कहूंगी कि मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आए और आपने इतना सब कुछ हमें बताया। इसी के साथ हम पूर्ण विराम लगाते हैं। चलते चलते आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए जरूर। थैंक यू पल्लवी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है, जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे कम्युनिकेट करूँ और आपके थ्रू आपके व्यूअर्स से करूँ। मेरा चलते चलते जो पार्टिंग शॉट होगा आप सभी के लिए, आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, 2-3 चीज़ें हैं, और शायद वो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, जो मैं शेयर करना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो आप सुखी रहिए और सुख बांटिए। Become a positive person in life. It is very very important to be positive. अगर आप नेगेटिविटी को साथ में रखेंगे, दुखी रहेंगे, सोचते रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए खुश रहें। दूसरी चीज, कोशिश कीजिए कि सबकी मदद करें, बिकॉज मदद जो है ना, हमारी दादी सिखाती थी बचपन में, बड़े बूढ़े सिखा गए हैं। मदद एक ऐसी चीज होती है, अगर आप किसी की आज करेंगे ना, आपको 10 गुना ज्यादा प्रकृति लौटाएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं समय बाय समय जितनी मदद लोगों की कर सकता हूँ करूँ, और बड़ा लालची होकर मैं मदद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मदद 10 गुना होकर मेरे पास लौटेगी। और शायद परिणाम, आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे बातें कर रहा हूँ, वो एक टेस्टिमनी है उस मदद की जो मैंने लोगों की है। शायद उनकी दुआएं हैं जो मुझे यहाँ तक पहुँचा पाई हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब जब जैसे बन पड़े, मदद करने से संकोच ना करें। और तीसरी चीज और अंतिम चीज है कि आप अपने परिवार, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको साथ लेके चलें। आज की डेट में क्या है ना, हम अपने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम दूसरों को देख ही नहीं पाते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे आपके अपने मित्र हों। ये वही लोग हैं जो आपका सहारा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी दुनिया में खोए रहें। आपको इवॉल्व होना पड़ता है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो मेक श्योर दैट यू इन्वॉल्व एनी एंड एवरीवन इन एंड अराउंड योर लाइफ। दैट्स गोइंग टू हेल्प यू। चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे वो घनिष्ठ मित्र हों, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हों, इन्वॉल्व देम। आई नो थोड़ी डिफिकल्टी होंगी, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट ट्राई तो कीजिए। जब आप ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ परिणाम जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा होगा। हम सब मिलके बढ़े आगे और हम सब प्रोग्रेस करें। तो इसी के साथ मैं पूर्ण विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं
कि आप पे पॉडकास्ट बहुत चले और ये सीरीज बहुत चले। धन्यवाद।